गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 14 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूं आपके लिए। देखिए आज सैटरडे का दिन है तो सैटरडे को हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। वैसे आज एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता लेकिन साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से कुछ टॉपिक यहाँ पे आते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेगी, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। एक्चुअली आज के हिंदू में पेपर में दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। गगनयान के बारे में, मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एमआरएनए वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको ये लग रहा होगा कि रिपीटेड है, लेकिन इसमें कुछ नया एडिशन हम लोगों ने किया है क्योंकि एक सरकारी कंपनी है जो एमआरएनए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है और उसको थोड़ी सक्सेस भी मिल चुकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे मॉनसून कमिंग सून, तो हम इसको अपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन से ज़्यादा कवर करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे मॉनसून के बारे में। और आईएमडी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एससीओ मीट होने वाला है इंडिया के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन रीजंस सॉल्यूशन बहुत ब्रीफली 2 मिनट का टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के बारे में बात कर चुके हैं, रेपो रेट के बारे में बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट का जो रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो रिपीटेड सा है थोड़ा सा। सिविल सर्विसेज एंड द वैल्यूज, ये हम लोग जीएस पेपर 2 से कवर करते हैं। वहां पे हमारे पास एक टॉपिक होता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आज यहाँ से एडिटोरियल है बेसिकली। और फिर करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो कल हम लोगों ने किए थे, और आज कुछ नए एमसीक्यूज भी हम लोग करने वाले हैं। और फिर कुछ एडिशनल बोनस आर्टिकल हम आपके पास है। पेपर देखते हैं दोस्तों ब्रीफली के फ्रंट पेज पे आज क्या न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो आपके सामने देखिए, कहता है कांग्रेस प्लान मैसिव ऑर्गेनाइजेशन ओवरहोल। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है उसका कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी दोबारा से रिवाइव हो सके, तो उसके लिए वो लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे है मीटिंग? शायद उदयपुर वगैरह में है। तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, एकदम पॉलिटिकल न्यूज़ है। बट अगर हम लोग डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का क्या रोल होता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन का। भैया अगर अपोजिशन ही नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। और हमारी कंट्री में हम लोगों ने क्या अडेप्ट किया है? मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ना आपका, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जानेंगे। जानना चाहिए आपको इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है, अपोजिशन का क्या रोल होता है, कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं, क्या पार्लियामेंट में उनका एक्चुअल में रोल होता है ना? अपोजिशन ऑफ लीडर कौन होते हैं? थोड़ा सा आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पता होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत में अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया गया है, आप उसको जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। बट ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे J&K डिलिमिटेशन रिपोर्ट। ये देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आर्टिकल 370 जब से वहां से हटाया गया था, तो जो है एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जिसने जो है वहां पे पहले 83 सीट्स हुआ करती थी, जिसको जब बढ़ा के 90 कर दिया था। तो इन 7 सीटों में से जो है 6 सीटें जम्मू को दी गई थी, 1 सीट जो है यहाँ पे कश्मीर को दी गई थी। एससी कैटेगरी के लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया था, वहाँ पे एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया था। कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दिया है, तो इसके खिलाफ में कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की गई थी कि भैया आप इसको इम्प्लीमेंटेशन को रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसको जो है स्टे लगाने से बेसिकली मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप उस न्यूज़ को थोड़ा पढ़ना चाहो तो सेंस में पढ़ सकते हो। वैसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत 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 बार बातें कर चुके हैं, तो ये कुछ खास नहीं है हमारे लिए। सेंटर इज नॉट इम्पोजिंग हिंदी ऑन तमिलनाडु, ये भी वैसे तो अभी पॉलिटिकल हो गया है, लेकिन लैंग्वेज को लेके हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। 8th शेड्यूल के बारे में बातें कर चुके हैं। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, ये जो ओडिया लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन से ईयर के अंदर हमारे 8th शेड्यूल के अंदर ऐड की गई थी? इसके अलावा एक और बता दीजिए, सिंधी लैंग्वेज, ठीक है, वो कब हमारे 8th शेड्यूल के अंदर उसको ऐड किया गया था? तो 2 सवाल पहले आपके प्रीलिम्स से यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसका आंसर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे दे दो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों। और कल कुछ एमसीक्यूज आपको दिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया, और 2-3 स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर थोड़ा सा टफ था, है ना? क्वेश्चन जो यूजुअली पूछे जाते हैं हम पूछते हैं आपको, थोड़ा सा इजी नेचर के रहते हैं, लेकिन कल जो है थोड़े से टफ थे। देखिए टफ तभी तो आप जो है आईएएस बनोगे ना, टफ चीज़ें करोगे। इजी चीज़ें करोगे तो कैसे कैसे काम चलेगा? हाँ, इजी चीज़ों से आपको दिल को खुशी मिल सकती है कि हाँ मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मजा आया करने में, लेकिन वो आपको आपके प्रिपरेशन में कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो एक अलग बात है। तो थोड़ा सा टफ चीज़ें भी करना सीखना चाहिए ताकि हमारे दिमाग को चैलेंज हो।
और हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए टफ चीज़ें करना भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि भैया हमारे अंदर ये कमी है और इस पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। हाँ, तो थोड़े सवाल टफ ज़रूर थे, बट अटेम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और लक्ष्मीकांत से हैंडल हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ भी नहीं था। तो पहला क्वेश्चन था हमारा वही राज्यसभा के बिल के बारे में कि जो राज्यसभा के बिल कौन से पेंडिंग होते हैं, कौन से लैप्स होते हैं, उसके बारे में सवाल था। तो अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा था कि द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय द रीजन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द हाउस। तो दूसरा था हमारे पास ऑप्शन ये। तो इसमें से जो है नीदर वन नोर टू, दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं बेसिकली, ठीक है, कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। तो बात ऐसी होती है कि अगर कोई बिल राज्यसभा के देखिए लिखे ना द बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर कोई बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग होता है तो वो लैप्स नहीं होता है। कुछ कंडीशन होती है हमारे पास, मैंने वैसे आपके लिए डाल दिया है एक स्लाइड में, आप इसको भी पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ अच्छे से कि कौन कौन से केस में बिल लैप्स होता है और कौन कौन से बिल केस में बिल लैप्स नहीं होता है। तो ये कुछ कंडीशन आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो टिप्स के ऊपर आप जो है इन 5-6 पॉइंट को याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक दो चीजें वजह से, जैसे मान लो एक बिल ओरिजिनेट इन द लोकसभा, बिल ओरिजिन लोकसभा के अंदर ओरिजिनेट हुआ लेकिन लोकसभा के अंदर ही पेंडिंग है, तो क्या वो लैप्स होगा? भाई वो 100% लैप्स होगा। वैसे भी लोकसभा जो है वो परमानेंट चैम्बर तो है नहीं, राइट, तो ऑफ कोर्स ये लैप्स होता है, अगली बार फिर से उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन जैसे मान लो कोई बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, बट नोट पास्ड बाय इन द लोकसभा, ऑफ कोर्स जो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, अब राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना, ये तो डिसोल्व होता नहीं है, तो इसलिए वो बिल लैप्स नहीं होते हैं। तो ये कुछ कुछ कंडीशन है दोस्तों जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वैसे लक्ष्मीकांत से मैंने इसको पूरा कॉपी पेस्ट उठाया है, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। अगला जो था वो था चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। देख, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है, और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा। ये तो पहले ये इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते थे, बाद में हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा वर्ड यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया है। तो उसके बारे में जो है बात करता है, जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसके बारे में कहता है कि भैया द चेयरमैन ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि जो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो इनिशियली जब जॉइंट सिटिंग होती है तो वहाँ पे वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है, टाई हो जाता है मैच, जब टाई हो जाता है तो उस केस में वो वोट करते हैं, ठीक है, ये आप सबको पता है। A person is qualified to fill the seat of the Council of State and the House of People if not less than 25 years of the age। भैया राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना साल होना चाहिए आपका एज? कम से कम 30 ईयर्स। हाँ, लोकसभा के लिए 25 होता है, दोनों के लिए 25 नहीं होता है, तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दो सवाल थे। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजनिंग ऑफ द रिमूविंग डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। डेडलॉक तब होता है जब एक हाउस के अंदर बिल पास कर दिया जाता है लेकिन दूसरे हाउस के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो भैया हो जाता है डेडलॉक। डेड वाले लोग के केस में जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी है कुछ खास खास चीजों पे, हर चीज पे नहीं हो सकता है वो डेडलॉक है के केस में जॉइंट सिटिंग, है ना। तो उसके बारे में बात करता है, आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड द ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, एक हाउस में पास हो जाता है दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, द प्रेसिडेंट में नोटिफाई टू हाउस हिज अटेंशन टू समन देम विद द जॉइंट सिटिंग। तो दो जॉइंट सिटिंग जो है किस केस में हो सकती है? बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, अगर दूसरा हाउस रिजेक्ट कर देता है बिल को तो क्या उस केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है ना। द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू द मेड इन द बिल, यस, वो भी डेडलॉक ही माना जाता है, राइट, वो भी डेडलॉक ही माना जाता है जब एक हाउस बिल इंट्रोड्यूस करता है, पास करता है और दूसरा हाउस वहाँ पे रिकमेंडेशन भेजता है और दूसरा पहले वाला हाउस उस रिकमेंडेशन को डिसरिगार्ड कर देता है ना, मानने से मना कर देता है, तो ऑफ कोर्स उसको भी डेडलॉक ही माना जाता है। मोर देन 3 मंथ्स नहीं, ये 3 मंथ्स नहीं होता, ये कितने मंथ होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। तो हमारी सिर्फ दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। आज भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो पॉलिटी वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, जिससे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल लक्ष्मीकांत से उठाया गया है, लक्ष्मीकांत का सवाल है ये, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं और इसका आंसर भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कंट्रोल में भी अडेप्टेड टू बाय रेजिंग द डिस्कशन इन द हाउस ऑफ द मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर मुझे बताओगे। देखिए जो हमारा लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं,
एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसके वजह से पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। सवाल बेसिकली ये है, तो आंसर आपके सामने है, बस आपको चूज़ करना है। देखिए प्रीलिम्स में बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कि आंसर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होता है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के अपनी नॉलेज का यूज़ करके सही आंसर को फाइंड आउट करना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान देना है, नॉट करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है ये, थोड़ा इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। लक्ष्मीकांत से तीनों क्वेश्चन आराम से हैंडल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा भर भर के आंसर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। देखो आप जो है रोज़ व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, तो थोड़ा सा उसी मोबाइल का यूज़ करके आंसर भी दे दिया करो। गलत सही की चिंता मत करना है, ठीक है। आप गलत सही से वो भी ऊपर उठ जाओ, गलत तो होगा तो भी चलेगा, लेकिन पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के दिन कुछ खास हुआ था, एक्चुअली होता है। तो जो मई के महीने का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन जो है इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर साल जो है वो 14 मई को आए, ठीक है, लेकिन इस बार वो 14 मई को आया है। तो आज है इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स, और इसके लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी होती है जिसे कहते हैं बोन कन्वेंशन। वैसे इसका नाम होता है CMS, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। 1983 से इसको फोर्स में आया था और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। इवन 2020 में CMS की जो मीटिंग हुई थी, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, वो इंडिया के अंदर ही हुई थी। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग में जोर डाल के मुझे बताओ, इंडिया में कौन सी सिटी में हुई थी? अगर ये आपने बता दिया ना, बात का मजा ही आ जाएगा। ईयर मैंने बता दिया है, सिटी आप बता दो, ठीक है। तो इंडिया और ये जो कन्वेंशन है ना, ये बाइंडिंग भी हो सकती है। तो दो तरह की एक्चुअली इसके अंदर अग्रीमेंट होते हैं। पहले एक अग्रीमेंट होता है बाइंडिंग और दूसरा अग्रीमेंट होता है नॉन बाइंडिंग, ठीक है। तो इंडिया ने जो अग्रीमेंट किया हुआ है एक्चुअली वो नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन इंडिया बहुत ही खास कंट्री है दोस्तों, वर्ल्ड के टोटल एरिया का सिर्फ 2.4% ही कवर करता है, उसके बावजूद भी दुनिया का 8% बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में ही है। तो भैया यही हमारे हिंदुस्तान की कमाल है। ट्रॉपिकल कंट्री है ना, और इतना डाइवर्स कंट्री है, पहाड़ मिलते हैं, डेजर्ट मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं, मैंग्रोव मिलते हैं, क्या नहीं मिलता ये बताइए। तो इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, है ना, 8% की डाइवर्सिटी मायने रखता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों। वो बात करता है इसरो टेस्ट बूस्टर फॉर द गगनयान। देखिए जो गगनयान मिशन हम लोग भेजने वाले हैं, तो उसके लिए भी टेस्टिंग चल रही है बेसिकली, क्योंकि देखिए रिस्क नहीं ले सकते ना, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। रिस्क इन द सेंस कि हम लोग ये मैन मिशन भेज रहे हैं, मैन मिशन। तो बेसिकली 3 लोगों को हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ पे? गगन में। गगन का मतलब होता है स्काई, मतलब स्पेस, ठीक है। कि चांद पे नहीं भेज रहे हैं, मंगल पे नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ स्पेस में भेज रहे हैं, ध्यान रखना है। और स्पेस में भी कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं। और इन तीनों में से जो है एक जो है वीमेन होने वाली है, तो एक महिला भी होंगी, 2 पुरुष होंगे, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। कुछ टेस्ट वगैरह हम लोगों ने किए हैं, कुछ रॉकेट, कुछ इंजन वगैरह। और यहाँ पे जो इंजन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सबसे एडवांस इंजन है बेसिकली, जिसे कहा जाता है GSLV मैक 3 रॉकेट। रॉकेट है बेसिकली ये। जो रॉकेट होता है, क्योंकि रॉकेट ही तो सैटेलाइट को लेके जाता है ना, या जो भी चीज़ आप लेके जाते हो। तो जैसे दिवाली में हम लोग रॉकेट चलाते हैं, तो इसी तरह का रॉकेट होता है। तो इसके साथ अटैच कर दिया जाता है हमारे सैटेलाइट्स को, और इसको यहाँ से उड़ा दिया जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अपने जितना स्ट्रॉन्ग रॉकेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अपने साथ सैटेलाइट लेके जा सकता है। और ये GSLV जो है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला रॉकेट है भैया, बहुत भारी भरकम सैटेलाइट को लेके जा सकता है। तो ये रॉकेट जो बूस्टर है HS-200, इसको बेसिकली हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग में बिल्कुल सही पाया गया है, और इसी को शायद हम लोग यूज़ भी करेंगे अगर 2-4 टेस्टिंग के बाद ये बिल्कुल सही से हुआ। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। और आपको मैंने बता दिया कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, 5 से 7 दिन के लिए भेजेंगे बेसिकली। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2-4-6 महीने रहने वाले हैं, नो, ओनली 5 to 7 days। और लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब यह है कि 300 से 400 किलोमीटर तक फ्रॉम द अबव अर्थ सरफेस, उनको हम लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप जो है यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि GSLV मैक 3 जो है वो गगनयान में यूज़ होगा। HS-200 बूस्टर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को भी जो है ये GSLV के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे दोबारा से
यहाँ पे जोड़ दिया है वो पूरे का पूरा कंटेंट। आप ये जो ऊपर लिंक दिख रहा है ना ब्लू कलर में, आप इसके ऊपर क्लिक करके प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। नासा का वेबसाइट है, उस पे जाके आप अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ सकते हो। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है ना, वो सब आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए वैसे आपको ऑल्टीट्यूड के हिसाब से बताता चलूं कि जो 160 जो लो अर्थ आपका ऑर्बिट होता है वो बेसिकली आपका होता है 1000 जो है 2000 किलोमीटर के लगभग तक होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, आता है 10,000 किलोमीटर तक आता है, और 10,000 किलोमीटर से लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर तक आपका आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जो जो टॉप लेवल पे होता है, जहां पे बेसिकली हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स। तो ये जो सैटेलाइट है वो फिक्स रहते हैं, मतलब ये जो अर्थ पे आगे ऊपर आपकी पोजीशन होती है, सैटेलाइट की पोजीशन हमेशा आपके इसलिए फिक्स रहती है। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है और जो अर्थ का एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, यानी कि वो भी एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगाते हैं? 24 आवर्स लगाते हैं। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे वो भी घूमते रहते हैं। ये जियो स्टेशनरी बेसिकली हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। तो थोड़ा बस बहुत आप पढ़ सकते हो, जियो सिंक्रोनस के बारे में पढ़ सकते हो, पोलर ऑर्बिट के बारे में पढ़ सकते हो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पढ़ सकते हो, सन सिंक्रोनस। ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए कंटेंट डाल दिया है, लेकिन आज के आर्टिकल के हिसाब से वो बहुत रेलिवेंट नहीं था, क्योंकि हमारा मेन फोकस किसके ऊपर था? गगनयान के ऊपर था। तो छोटी मोटी चीज़ें ऑफकोर्स डिस्कस होती रहती हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो वो उसकी क्लैरिटी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको आपने अपने नोट्स में ऐड किया करो, गूगल किया करो, तो आपके नोट्स ऑलरेडी हैं जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में वगैरह, आप में वो सब चीज़ें आपको देखने के बाद वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी के लिए। तो स्पेस, और स्पेस से इसरो के रिगार्डिंग, रोबोटिक्स के रिगार्डिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं एसएनटी के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में, टाइप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये वो सारी चीज़। ठीक है, आपको मैंने डाल दिया है। और जब हम लोग रॉकेट की बात करते हैं तो एसएलवी जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर एएसएलवी होता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3। तो थोड़ा बहुत आप ये भी पढ़ सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि जो पीएसएलवी होते हैं, पीएसएलवी को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ इसरो, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सैटेलाइट भेजे हैं वो हम लोगों ने पीएसएलवी का यूज़ करके ही भेजे हैं। अभी रिसेंटली इसरो ने जीएसएलवी को डेवलप किया है, जो कि सबसे एडवांस टाइप का रॉकेट होता है और बहुत भारी भरकम, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, देखिए कितना ज़्यादा 414 टन के लगभग वो लिफ्ट कर सकता है, लेकिन पीएसएलवी सिर्फ 320 को ही लिफ्ट कर सकता है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत समय लगता है इन चीज़ों को करने में, 1-1.5 घंटे का टॉपिक होता है ये पूरा आपका। तो जितना समझ आप यहाँ से समझ सकते हो समझिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर डाउट है, अगली क्लास में हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है CCMB डेवलप्स इंडियन mRNA वैक्सीन। तो ये CCMB क्या है भैया? ये है सेंटर फॉर द सेलुलर एंड द मोलिकुलर बायोलॉजी, और ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आप ये कह सकते हो कि सरकारी लेबोरेटरी है बेसिकली। और ये क्या कर रहे हैं? mRNA वैक्सीन बना रहे हैं कोविड-19 के लिए। और mRNA वैक्सीन जो है वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है और सबसे सेफ वैक्सीन भी मानी जाती है। जैसे एक यूरोपियन कंपनी है मॉडर्ना, है ना, तो मॉडर्ना के मॉडल पे हम इसको तैयार कर रहे हैं। हालांकि मॉडर्ना का ऐसा जिससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हम लोग वही यूज कर रहे हैं, mRNA। और इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। और टेस्टिंग कहाँ चलती है? माउस वगैरह के ऊपर जो है, चूहे वगैरह के ऊपर टेस्टिंग की जाती है पहले। चूहे पे टेस्टिंग करने के बाद जो है फिर वो इंसानों पर टेस्टिंग किया जाता है। तो वो थोड़ा सा अभी चल रहा है, और जिस पे काफ़ी सक्सेस रेट भी मिला है 90%। तो लेट्स होप के फ्यूचर में ये डेवलप हो और हमें इंडियन बेस्ड mRNA वैक्सीन मिले, तो सस्ती तो मिलेगी ही और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो mRNA वैक्सीन क्या होती है, दूसरी वैक्सीन से कैसे डिफरेंट होती है, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है mRNA वैक्सीन के बारे में कंटेंट, और टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी हम लोगों ने आपके लिए डाल दिया है कंटेंट, इसको भी आप डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। लेकिन यूजली आपको बताता चलो कि जो यूजली नॉर्मल वैक्सीन होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे जो आपका सेल है, ठीक है, और ये इसके जो है प्रोटीन्स हैं, तो आपके सेल के अंदर क्या किया जाता है, या तो वायरस को डाला जाता है बेसिकली। जैसे अभी यहाँ पे सार्स कोव 2 है ना, तो सार्स कोव 2 को आपके सेल्स के अंदर डाला जाता है, या तो वो डेड फॉर्म में होता है, बिल्कुल डेड होता है, या फिर उसको थोड़ा वीकेंड फॉर्म में, वीक होता है, उसको वीक कर दिया जाता है।
ठीक है, वीकेंड फॉर्म में होता है, कमजोर होता है बेचारा। ठीक है, दोनों तरीके से आपके सेल के अंदर उसको एंट्री करवाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सेल जो है इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेता है, और फ्यूचर में जब एक्चुअली वायरस पूरी फोर्स के साथ अगर वो आपको हिट करता है, तो क्योंकि हमारे जो सेल होता है उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है, तो इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी डेवलप करता है। ऐसे नॉर्मल वैक्सीन काम करती हैं। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन में हम लोग एक्चुअली वायरस को हमारी बॉडी में नहीं डालते हैं। एमआरएनए वैक्सीन के अंदर हम लोग डालते हैं एक स्पेशल प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन यूजुअली आपके लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और जब आपको हम इस प्रोटीन को हमारे सेल्स के अंदर डालते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम अभी आपकी बॉडी में वायरस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ एक खास प्रोटीन डाल रहे हैं, और वो प्रोटीन ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क होता है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन के बारे में। आप इसको और पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा जाके आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। तो 4 पॉइंट आपके लिए डाल दिया है मैंने, और दूसरी वैक्सीन टाइप भी है मैंने यहाँ पे डाल दी है, थोड़े आप वो भी जाके आप देख सकते हो। और कुछ पॉइंट अगर आपको जानना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन एक का पता होना चाहिए कि एमआरएनए वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, सेफ होती हैं और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और लंबे समय तक हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लंबे समय तक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने वैक्सीन लगा दी तो पूरी जिंदगी भर के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे बचपन में हम लगवाते हैं ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह के लिए लगवाते हैं, तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एमआरएनए वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड जरूर कराता है, लेकिन समय के साथ इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, और आपको एक्चुअली बूस्टर डोज की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे उसको भी पढ़ सकते हो। बाकी जो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो आपको मैंने बताया, जिसमें लाइव वायरस को हम लोग बॉडी में डालते हैं, एमआरएनए जो बता ही दिया है ना। एक ये भी होती है हमारे पास वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन होती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है, जो जनरली कोविड के लिए भी दिया जाता है। और जो टेटनस वगैरह के जो होते हैं उसके लिए हम लोग टैक्सोइड वैक्सीन वगैरह देते हैं, है ना। हेपेटाइटिस बी, जो काली खांसी होती है, उसके लिए हम लोग ये स्पेशल टाइप का वैक्सीन देते हैं। अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग टाइप का वैक्सीन हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट से थोड़ा सा पढ़ सकते हो, रिपीटेड टॉपिक है बेसिकली ये, और मैंने हमारी प्रीवियस न्यूज़पेपर के एनालिसिस से ही ये जो है पूरी स्लाइड को उठाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे सामने वो है मॉनसून टू अराइव अर्ली इन ओवर केरला। तो इस बार केरला में मॉनसून कब आ रहा है? 27 मई को आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल डेट क्या होती है मॉनसून के अराइवल की? वो होती है 1 जून। तो इस बार जो है 3-4 दिन पहले ही आ रहा है। इज इट अ गुड न्यूज, और इज इट ए बैड न्यूज, और इज इट अ न्यूट्रल न्यूज? देखिए आईएमडी क्या कहता है इस बारे में। आईएमडी कहता है कि भैया अगर मॉनसून जल्दी आ जाता है तो उसका रेनफॉल के क्वांटम से कोई लेना देना नहीं है। मॉनसून पहले आ सकता है, उसके बावजूद भी ओवरऑल रेनफॉल कम हो भी सकता है, जैसे 2009 में ऐसा ही हुआ था। 2009 में ऐसा ही हुआ था, मॉनसून जो है वो 8-10 दिन पहले आ गया था, उसके बावजूद भी 2009 में भयंकर ड्रॉट हुआ था। तो इसका कोई ऐसा आपस में रिलेशन है नहीं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आईएमडी कहता है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया 2009 वाला। तो ये इतना जबरदस्त कंटेंट है, आप जो भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे आप चीजें लिख सकते हो। इस तरह की चीजें यूजुअली आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आईएमडी जो है वो मॉनसून को कैसे प्रेडिक्ट करता है, बेसिकली उसके लिए 6 पैरामीटर होते हैं आईएमडी जो करता है। ठीक है, 6 के 6 पैरामीटर की यहाँ पे लिस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से दी हुई है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसको काउंट किया जाता है। जो प्री मॉनसून रेनफॉल होता है सदर्न इंडिया में, उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, वहां पे लॉन्ग वेव रेडिएशन का क्या सिनेरियो चल रहा है उसको देखिए। साउथ चाइना सी बहुत दूर है, मॉनसून एक ग्लोबल फिनोमेना है ना, तो सारी चीजें इसको इंपैक्ट करती हैं। लो ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड ओवर द साउथ ईस्ट इंडियन ओशन, उसको भी देखा जाता है। अपर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड ओवर द ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, भैया उसको भी देखा जाता है। ऑन गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, देखिए पैसिफिक ओशन में भी देखा जाता है, क्योंकि वहां से एल-नीनो ला-नीना वो सब हमें इंपैक्ट करता है ना। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है मॉनसून के अराइवल को। ठीक है, इसको आप बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, एग्जाम में वो डेफिनेटली आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कहा गया कि
मानसून जो है इस बार थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। और मानसून की यूजली जो डेट होती है वो 1 जून होती है, लेकिन अंडमान निकोबार के अंदर एक्चुअली मानसून थोड़ा सा पहले ही आ जाता है। ठीक है, इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया था शायद, जो है मेरे दिमाग से निकल गया होगा यहाँ पे ऐड करना, बट एनीवेज अंडमान निकोबार के बारे में इन्होंने कहा है कि यूजली क्या रहता है, अंडमान निकोबार में मई के महीने में ही मानसून अराइवल हो जाता है, लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है ना, केरला, केरला में वो 1 जून को आता है। और अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले ही, पिछले साल ही एक्चुअली, आईएमडी ने इन डेट्स को रिवाइज किया था। तो ये जो है डॉक्यूमेंट है, ये आईएमडी की वेबसाइट से ही मैंने उठाया है। तो भारत सरकार, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, डेट्स को रिवाइज एक्चुअली यहाँ पे चेंज किया था। जो केरला के अंदर मानसून की अराइवल की डेट है 1 जून, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं की है। उसके अलावा अलग अलग सिटीज में कब मानसून आता है उसको चेंज किया है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये देखा जा रहा है कि जो केरला, जो राजस्थान के अंदर मानसून आता है वो थोड़ा सा पहले आ जा रहा है और वहां से थोड़ा लेट विड्रॉ हो रहा है। कभी कभी वो लेट आता है और लेट विड्रॉ होता है। पिछले साल जो है 17 से 18 दिन लेट डिले हो गया था, तो इसीलिए उन्होंने जो है डेट यहाँ पे चेंज कर दी है। आप क्लियरली यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट से भी पढ़ना चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और अलग अलग सिटीज का भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अंडमान निकोबार का इन्होंने बता रखा है 20th ऑफ मई, है ना, 20th ऑफ मई। और पहले कितना हुआ करता था, 22nd ऑफ मई। तो पुरानी डेट और नई डेट दोनों का आप देख सकते हो। केरला में देखिए चेंज नहीं किया है, अभी भी ये 1 जून ही है। बाकी सारी जगह इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, बेसिकली वो नई डेट्स हैं। और अलग अलग सिटीज के लिए अगर जानना चाहो तो भैया इन्होंने देखे पूरा डिटेल दिया हुआ है। केरला में कब आता है, 1 जून को आता है, लिखा हुआ है ना। और तमिलनाडु में चेन्नई में कब आता है, 4 जून को आता है। गोवा में कब आता है, 7 जून को आता है। हैदराबाद में कब आता है, 8 जून को आता है। आप अपनी सिटी को भी देख सकते हो। मुंबई में कब आता है जी, 11 जून को आता है। सूरत में आता है 19 जून को, है ना, कि पढ़ने में कितना मजा आ रहा है इसको। शिलोंग में आता है 5 जून को, है ना। अगर आप देखो राजस्थान में, देखो राजस्थान में आता है 1 जुलाई, है ना। तो जून और जुलाई 1 महीने का डिफरेंस होता है। केरला से गुजरात तक जाते जाते मानसून को आने में 1 महीना लग जाता है ना। लखनऊ में कब आता है जी, 23 जून को आता है। और यहाँ पे बहुत सारी सिटीज का नाम दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। देखिए दिल्ली में कब आता है, 27 जून को आता है ना। और बाकी भी सारी चीजें, सोनीपत में कब आता है, हरियाणा में 30th ऑफ जून को आता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जो एक्चुअली डेट्स चेंज की हैं, है ना। तो ये एक कॉलम में जो है नई डेट्स हैं, दूसरे कॉलम में पुरानी डेट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए। क्योंकि जो पहले वाला मानसून का डेट था ना, वो 1901 और 1940 के बीच के डेटा को कलेक्ट करके बनाया गया था। अभी आईएमडी ने उसको रिवाइव किया है, 1961 से 2019 के डेटा को रिवाइज करके बनाया है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आया करने में। आप ये आईएमडी के साइट से जाकर थोड़ा इसको पढ़ना चाहो तो वो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मानसून के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाइना, रशिया, पाक टू अटेंड एससीओ एंटी टेरर मीट इन इंडिया। मतलब थोड़ा सा वैसे तो मजाक लगता है कि पाकिस्तान एंटी टेरर मीटिंग कर रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता है हेवन फॉर द टेररिस्ट। मैं नहीं कहता हूँ, ये सब लोग कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहती हैं। और पहली बात तो ये, दूसरी बात, पाकिस्तान टेरर कहाँ फैलाता है, इंडिया में फैलाता है। और वो एंटी टेरर मीटिंग कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। मुझे तो थोड़ा मजाक हो गया ना, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हम लोग एससीओ का पार्ट है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर एक मीटिंग की जाती है जिसे कहा जाता है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ठीक है, एससीओ रैट्स इसको कहा जाता है। तो भैया पाकिस्तान भी तो शंघाई कॉरपोरेशन का ही पार्ट है ना, परमानेंट मेंबर है। आप मुझे क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ का परमानेंट मेंबर जो है कब बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा आर्टिकल है, बाकी तो आप इसमें कुछ जाने की जरूरत है नहीं। हाँ, एससीओ के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एससीओ के बारे में कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे आपको डाल दी है। ठीक है, तो इसके मेंबर जो है आप देख सकते हो, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये लेटेस्ट एंट्री है। उसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वगैरह। ठीक है, और पूरा इसके बारे में अगर डिटेल में जाननी है तो आप वो जान सकते हो कि जो है ये कब क्रिएट किया गया था। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था, 2002 में इसको साइन किया गया था, 2003 में ये फोर्स में आया था। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, रशियन एंड चाइनीज। हो सकता है थोड़े समय में हिंदी भी बना दिया जाए, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। इंग्लिश बनाई जा सकती है क्योंकि इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन जो है इंग्लिश समझती है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो अगला हमारे पास जो मेजर टॉपिक है वो ये है दोस्तों, फुल सर्कल। तो ये जो है फ्यूल
टैक्सेस वगैरह के बारे में बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो घिसा पिटा सा टॉपिक है, वही रिपीटेशन है बार बार इन्फ्लेशन वगैरह को लेके। तो बेसिकली इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन है वो 8.3 से भी ऊपर चल रही है, रूरल एरियाज में तो 8.5 चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, जो कंज्यूमर बेसिकली होता है। और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट करता है? उसको इम्पैक्ट करता है भैया फूड आइटम्स और फ्यूल आइटम्स। कंज्यूमर को सबसे ज्यादा यही इम्पैक्ट करता है, और एक्चुअली फूड और फ्यूल का जो प्राइस होता है ये सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। और जो हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और फ्यूल इन दोनों को अगर माइनस कर दो ना, तो हमारे पास एक स्टेबल इन्फ्लेशन होता है जिसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो ये सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग चीज होती है, फूड और फ्यूल। तो इन्फ्लेशन तो भैया है ही देश में, पिछले 1.5-2 साल से काफी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इसका रीजन क्या बताया गया है? बताया गया है कोविड की जो मार पड़ी है हम लोगों को, वो यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है, और हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। और ऑयल के बारे में आपको बार बार मैं बता चुका हूं, जब जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है तो पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन राइज होता है, क्योंकि ऑयल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, और हर चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान भी महंगा हो जाता है ना। और यहाँ पे फूड और फ्यूल तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हैं। पाम ऑयल जो कि हम लोग इंडोनेशिया से लेके आते थे, इंडोनेशिया ने उसको बैन कर दिया है, एक्सपोर्ट करने नहीं करेगा। सनफ्लावर जो है हम रशिया से यूक्रेन से लेके आते थे, वहाँ पे पहले ही इशूज चल रहे हैं। तो बेसिकली समस्याएं ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि ऑलरेडी आरबीआई ने करना शुरू कर दिया है ना, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। उसके अलावा कट फ्यूल टैक्सेस, जो कि सेंटर और स्टेट जो है टैक्सेस लगाते हैं फ्यूल के ऊपर, उसको कट किया जा सकता है, जिसके चांसेस अभी काफी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो यही बचा है हमारे पास, है ना। आज का दोस्तों जो एडिटोरियल सेक्शन है बहुत शानदार है, क्योंकि थोड़ा हटके है, तो इसमें हम लोग सिविल सर्विसेज के रोल की बात करते हैं। और वैसे तो जो इन्होंने लिखा है ये आर्टिकल, देखिए जो भैया निमामदाब जी हैं, मोहंती जी, ये एक बहुत सीनियर पोजीशन पे इन्होंने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नेशनल लेवल पे काम किया है, कई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं, तो बहुत जाने माने इंसान हैं, और इनकी बुक्स वगैरह भी आती हैं, केस स्टडीज भी आती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए अभी माहौल की अगर हम लोग बात करें, हमें बहुत बार सुनने को मिलता होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करते हैं, और जब वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो उसकी फेवर में काम करते हैं। ये बहुत बार सुना है, बहुत बार इसके लाइव एग्जांपल भी हम लोगों ने देखे हैं, है ना। जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है एक ब्यूरोक्रेट से, ठीक है। और हमारी जो पूरा ब्यूरोक्रेसी हम लोगों ने कहां से उठाया है? ब्रिटेन से उठाया है। वही स्ट्रक्चर है, वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे भी है। वहां पे एक जो है फिक्स परमानेंट सिविल सर्विसेज है, वो हमारे यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इंडिया और ब्रिटेन से आपस में कंपेयर किया है बेसिकली। और सिविल सर्विसेज को, ब्यूरोक्रेसी को इंडिया में जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश लोग अगर इंडिया के ऊपर इतने सालों तक राज कर पाए, तो वो उसके पूरे का पूरा श्रेय किसको जाता है? क्रेडिट जाता है ब्यूरोक्रेसी को। और बाद में जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, हम लोगों को आज़ादी मिली, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोग इसको हटा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं रहेगी तो पूरा सोसाइटी जो है क्योस हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से की है। देखिए आजकल माहौल क्या चल रहा है ना, अब क्योंकि माइनॉरिटीज वगैरह के ऊपर अटैक हो रहे थे, और वो काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग वगैरह वो सब, तो उसमें क्या किया, एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा, और उनको ये कहा कि देखिए सर, हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं जो माइनॉरिटीज को लेकर अटैक वगैरह हो रहे हैं, खासकर मुस्लिम्स को लेके। आप कृपया इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनेशनल छवि जो है इंडिया की वो बहुत खराब हो रही है, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब यहीं पे एक और ग्रुप है, वो ग्रुप भी सिविल सर्वेंट्स का ही है, वो भी रिटायर्ड हैं। इन्होंने भी एक लेटर लिखा, और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आप सिर्फ एक साइड दिखा रहे हो, पर दूसरे साइड नहीं दिखा रहे हो, आप जो है वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोनों ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग है, राइट। लेकिन इन दोनों ही लेटर्स में, इन दोनों ही ग्रुप्स ने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि एक्चुअली में सिविल सर्विसेज का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में। इन्होंने बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है,
हमारा लॉ जो है वो पॉलिटिशियंस को ये अधिकार नहीं देता है कि भैया आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? पुलिस को दी है, मैजिस्ट्रेट्स को दी है, जुडिशियल कोर्ट्स को दी है, और जो दूसरी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनको दी हैं। पॉलिटिशियंस को नहीं दी हैं। पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहते हैं ना, वो तो नॉन परमानेंट होते हैं। लेकिन जुडिशरी, पुलिस, मैजिस्ट्रेट, सिविल सर्वेंट्स वो परमानेंट होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने की, है ना। अगर कोई ट्रबल मेकर है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, राइट। अगर कानून को आप एनफोर्स कीजिए, ये भी आपका काम है। इकोनॉमिक और जो दूसरे ऑफेंस वगैरह होते हैं, जैसे हमारा ईडी होता है, सीबीआई वगैरह होती है, तो ये इनका काम है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करिए। ये सारी की सारी जिम्मेदारी है ना, वो पॉलिटिशियंस को थोड़ी दी गई है, वो दी गई है पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल कोर्ट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, इनको दी गई हैं। तो इसीलिए इनको अपना रोल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें मेंटेन अच्छे से हो पाएंगी ना। चलिए, तो ये तो हो गई इनकी सामाजिक जिम्मेदारियां, ये तो हो गई इनकी ड्यूटी, है ना, जो ये जॉब करते हैं और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इनकी कुछ पर्सनल, पब्लिक सर्वेंट्स की जो है कुछ पर्सनल चीज़ें भी वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट वो होनी चाहिए, है ना, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, वो सब होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मिला के एक सिविल सर्वेंट को एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनाते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, है कि नहीं। तो जो मेन फीचर ऑफ आवर गवर्नमेंट सर्विस का, जो मैंने आपको बता दिया पहले से ही, ब्रिटेन से हम लोगों ने कैबिनेट सिस्टम को उठाया, ब्रिटेन से ही हम लोगों ने परमानेंट सिविल सर्विसेज को उठाया। अब वो तो तब उठाया था ना जब अंग्रेज यहाँ पे थे, अब तो भैया 2020 चल रहा है, 22 चल रहा है। अब सिचुएशन क्या है, इसके एक एग्जाम्पल इन्होंने बहुत बढ़िया दिया। पार्टी गेट इन लंदन आजकल बहुत न्यूज में आपको पता भी होगा। तो हुआ ऐसा कि ब्रिटेन के अंदर चल रहा था लॉकडाउन, लोग अलाउड नहीं थे बार वगैरह में जाने को लेके। लेकिन जो बोरिस जॉनसन भाई साहब हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्रिसमस पे अपने घर में पार्टी रखी, जिसमें ये खुद आए, इनके कुछ चेले चपाटे भी आए, छोटे मोटे पॉलिटिशियन भी आए, और फाइनेंस मिनिस्टर भी आए। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, आपको पता ही होगा, है ना। ये सब लोग आए। अब ये मीडिया में बात लीक हो गई। भैया दुनिया को तो आप कह रहे हो कि लॉकडाउन है, आप कानूनों का पालन कीजिए, खुद आप कानून का पालन नहीं कर रहे हो, वहां पे बैठ के बियर पी रहे हो। तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई को करने के लिए एक ऑफिसर को जिम्मेदारी गई, और वो ऑफिसर जो है एक सिविल सर्वेंट ही थे, ठीक है। तो यूजली क्या होता, हमारे देश में क्या होता है, या बहुत जगह क्या होता है, सिविल सर्वेंट जो है वो पॉलिटिशियंस की फेवर में डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। वो जो सिविल सर्वेंट थे उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रह के इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि यस, एक्चुअली में इन लोगों ने पार्टी की है, इन्होंने रूल्स का वायलेशन किया है, और फिर लंदन की पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनके ऊपर फाइन भी लगाया। ये होती है दोस्तों न्यूट्रलिटी, ये होती है अपने काम के प्रति ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। तो क्या हम ये इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग आज इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सिविल सर्वेंट होगा और वो इस तरह का इंटेरोगेशन करेगा और बिल्कुल न्यूट्रल और किसी बिना बायसनेस के कार्रवाई कर सकता है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? यूजुअली अगर आप किसी लोगों से पूछोगे तो 100 लोगों में से 90 लोग यही बोलेंगे नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो सिविल सर्वेंट्स ओवरऑल जो थे ना बहुत ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन सिचुएशन कब खराब हुई? 1975 में, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी ने और सिविल सर्वेंट्स ने जो है गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए, और तब से लेके आज तक जुडिशरी तो रिकवर कर लिया मोर और लेस, लेकिन सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट जब पोस्ट पे होते हैं, अपनी ड्यूटी पे होते हैं, तो वो पॉलिटिशियंस की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अदरवाइज पॉलिटिशियन क्या करते हैं, या तो उनको किसी तरीके से सस्पेंड करवा सकते हैं, या फिर उनके खिलाफ दूसरे एक्शंस ले सकते हैं, या उनको कहीं पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता ही है ना। और बहुत सारे सिविल सर्वेंट तो क्या करते हैं, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं भैया, और उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिल जाता है तो वो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनको किसी महकमे का चेयरपर्सन बना दिया जाता है ना, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारा जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है बेसिकली इसको वीक कर रहे हैं, वही इसके बारे में बात कही गई है।
तो सिविल सर्वेंट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर जो है किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं हो सकता, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक सिविल सर्वेंट को जो है अपनी एक्शंस में और अपने थॉट में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी से, ठीक है, किसी राइट विंग से लेफ्ट विंग से नहीं होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना, और सच्चाई को बोले, ठीक है, सच्चाई के साथ जो है उसको अपना काम करना चाहिए, उसको एथिकल होना चाहिए, उसके अंदर जो है गरीब आदमी से कनेक्ट करने का जो है वो भावना होनी चाहिए, है ना। अभी थोड़े दिन पहले देखा, आपने एक केस देखा था, वो एक छोटा बच्चा था स्कूल का, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और उसकी जो मम्मी, उसके परिवारजन जो थे वो सड़क के ऊपर बैठ के जो है रो रहे थे, धरना दे रहे थे, तो एक सिविल सर्वेंट थी और उनसे बदतमीजी से बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना यार, थोड़ा एम्पैथिकल आपको होना चाहिए। तो कुछ पर्सनल वैल्यू जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड और डिग्निटी, ये सब होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो है सिविल सर्विसेज को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और डेफिनेटली इन वैल्यूज़ के अंदर थोड़ा सा कमजोरी आया है, लेकिन डेफिनेटली इसकी जो जिम्मेदारी है वो भी पूरा सिविल सर्विसेज जो कम्युनिटी है उसकी ही है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी भी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे इस सेंस में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक भी था और बहुत बार इस तरह की चीजें आती हैं, बहुत मजा आया। और बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन द इंडियन सोइल विच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, और अगर डेमोक्रेसी को इंडिया में इंटैक्ट करना है तो ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निभाएं, न्यूट्रलिटी रखें, ऑनेस्ट रखें, अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखें, रूल ऑफ लॉ का पालन करें, तभी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो एनहेंस हो सकती है, राइट। तो अच्छा आर्टिकल था, मजा आया करने में, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली एक कोई आधा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। पेज देख लेता हूँ कहाँ है लिखने के लिए, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देता हूँ, अगर मन करे तो लिख लेना, मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो दैट इन रिसेंट, नहीं ऐसा मतलब ऐसा लिख सकते हो, डिस्कस द causes of discuss the causes of decline in the quality of services by सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन डाल देता हूँ, सजेस्ट सम मेजर्स, 150 वर्ड्स में आप इस आंसर को आराम से लिख सकते हो। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज बाय द सिविल सर्वेंट्स, या फिर सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है, बाय सिविल सर्वेंट्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो, क्वेश्चन एक और लिख सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलिटी, ठीक है, डिस्कस द रीजंस behind the deterioration of the values in civil services in country, ठीक है, 150 वर्ड्स। तो एक ही तरह के टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनाए सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। What do you understand by the neutrality? Discuss the reason behind the deterioration of the values in the civil services in the society, ठीक है, और in the country। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज के एनालिसिस के लिए इतना ही, आई होप आपको मजा आया होगा करने में, मुझे बहुत मजा आया आज एनालिसिस करने में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।